सब उपस्थित जन कृपया आसन पे आके बैठे। अभी हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। हम सबकी स्कूल आनंद निकेतन के बच्चे हमारे सामने दो गाने या दो भजन हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, एक वैष्णव जनतो और रघुपति राजाराम। मैं विनती करता हूं बच्चों को कि वो शुरू करें। वैष्णव जनतो तेने कहिए जे, वैष्णव जनतो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जनतो तेने कहिए जे, पर
अच्छी तरह गाया। आज के कार्यक्रम शुरुआत करने से पहले हमें एक दुखद खबर मिली है कि ज्येष्ठ स्वतंत्रता सेनानी और ज्येष्ठ गांधीवादी डॉक्टर जीजी पारिक का देहावसान हो गया है। 101 साल वो जिए और कल शाम तक वो काम करते रहे, चाहे वो बेड रिडन थे लेकिन लैपटॉप के ऊपर से या उनके टैब के ऊपर से उनका काम चलता था। आप सबको विनती है कि हम 2 मिनट खड़े रह के उनको श्रद्धांजलि अर्पण करेंगे। विजुताई ने कहा कि उन्होंने पहले ही फॉर्म भर के रखा था तो उनका देहदान हो चुका है। अभी हम मीटिंग शुरुआत करते हैं कि मैं विनती करूँगा कि पुरुषोत्तम जी अग्रवाल यहाँ आए और आशा दीदी हमारे अध्यक्ष यहाँ आए। सभा की औपचारिकता ये बहुत मुझे टेंशन की बात होती है लेकिन वो करनी पड़ती है। हर साल गांधी जयंती और शहीद दिवस पर सेवाग्राम आश्रम के परिसर में हम विचारोत्तेजक व्याख्यान होते हैं। पिछले 2 वर्षों से हमने गांधी का होना यह मुख्य शीर्षक के तहत जाति विचार, भाषा विचार, सत्याग्रह विचार पर गहन चिंतनात्मक भाषण आयोजित किए हैं। आजकल देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। समझने और विचार करने की मूलभूत विशेषता जिसे हम मानवीय जीवन की पहचान मानते हैं वह हम भूलते जा रहे हैं। वास्तव में बिना समझे और प्रश्न पूछे विचारों को अपनाने के लिए जनता को प्रशिक्षित किया जा रहा है। शिक्षा में सृजनात्मक और प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित करने के बजाय पाठ्यक्रम के याद करने पर जोर दिया जाता है और बाहर की दुनिया में आपको जो पसंद है वही दिखाया जाता है, ऐसा एल्गोरिदम बनाया गया है। इससे सारासार विचार करने की क्षमता हम खो चुके हैं, ऐसा समाज हम बना रहे हैं। इसका एक सरल लक्षण यह है कि हमारे आसपास कोई भी प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन तत्काल उथली प्रतिक्रियाएं तेजी से मिलती है। इन्हीं प्रतिक्रियाओं को सच्चा विचार माना जाता है। इसलिए यदि हम विचार करके बोलते हैं तो उसका विरोध किया जाता है। हमारे आसपास ऐसी भयावह स्थिति होने पर संवेदनाशील और विवेकशील व्यक्ति की भूमिका क्या होती है, इसकी निरंतर याद दिलाने वाले गिने चुने महानुभाव इस देश में अभी भी है। इनमें एक प्रमुख व्यक्तित्व है पुरुषोत्तम जी अग्रवाल। स्पष्ट भूमिका लेकर तीखे विश्लेषण करने वाली मुट्ठी भर विचारकों में पुरुषोत्तम जी अग्रणी हैं। यूट्यूब पर उनके कई व्याख्यान हमें उपलब्ध है। पुरुषोत्तम जी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेजेस में प्रोफेसर और अध्यक्ष थे। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के 5 साल सदस्य रह चुके हैं। इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर रूप से काम किया है। विल्सन कॉलेज की ब्रिटिश अकादमी के वो फेलो है। साथ ही एल कॉलेजियो डे मेक्सिको में भी विजिटिंग प्रोफेसर रह चुके हैं। इतिहास, धर्म, संस्कृति, भाषा जैसे कई विषयों का उनका गहन ज्ञान हमें प्रभावित करता है। अथक कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय, मजबूती का नाम महात्मा गांधी, हिंदी सराय, अस्त्रखान वाया येरेवन उनकी हिंदी में लिखी पुस्तकें हैं। नाकोहस उनकी हाल ही में प्रकाशित हुई उपन्यास है। मलिक मोहम्मद जायसी की कविता पर भाष्य वाली पुस्तक पद्मावत, एन एपिक लव स्टोरी और हु इज़ भारत माता जवाहरलाल नेहरू के चयनित भाषण और लेखन का संपादित ग्रंथ जिसे पुरुषोत्तम जी ने संपादित किया है, चर्चा में है। उन्होंने लिखी इस ग्रंथ की प्रस्तावना विचारणीय है। आज के कठिन समय में गांधी और विनोबा के विचारों का संगम क्या हमें आगे का रास्ता दिखा सकता है, इसके बारे में पुरुषोत्तम जी अपने विचार प्रकट करेंगे। पुरुषोत्तम जी के विचार प्रकट करने से पहले आशा दीदी उनका स्वागत करेगी।
आभार प्रदर्शन जैसी फॉर्मेलिटी नहीं रहती। इसके लिए मैं पहले ही घोषित कर सकता हूँ कि आज जो सब आप आ गए इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, क्योंकि सब भाषण खत्म होने के बाद कोई ना कोई आभार प्रदर्शन करता है, उसमें कुछ मज़ा नहीं आती। इसके लिए अभी पुरुषोत्तम जी भाषण करेंगे, अपने विचार प्रकट करेंगे, अध्यक्षीय भाषण आशा दीदी करेगी और बाद में कार्यक्रम समाप्त होगा। ये कहेंगे। मित्रों, समस्या ये है कि सेवाग्राम आने पर मैं ये जीवन में भावुक होने से बचना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। इसलिए मुझे अपने आप को संभालने में थोड़ा समय, मैं अभी जैसा मित्रों से कह रहा था, यहाँ जो प्रार्थना भूमि है उस पर लिखा हुआ वाक्य कि प्रार्थना के लिए खुले आकाश के नीचे जमीन का एक छोटा सा स्वच्छ टुकड़ा सबसे अच्छा, क्योंकि उस तक सबकी पहुँच है। एक वाक्य में सारी रिलीजियस, सोशल और पॉलिटिकल हायरार्की के सामने चुनौती खड़ी हो जाती है, क्योंकि उस तक सबकी पहुँच है। ऐसी स्मृतियाँ यहाँ बिखरी पड़ी हैं। और आजकल एक चल रहा है सोशल मीडिया पर, एक तो बहुत रोचक बात ही है, जैसा अभी इन्होंने कहा, मैं ये मानता हूँ, मैंने इस पर 1 साल 1.5 साल पहले एक लेख भी लिखा था। हमारा समाज, बल्कि लगभग सारी दुनिया इस समय एक मूर्खता के सैलाब से गुजर रही है, एवेलेंस ऑफ स्टुपिडिटी। जब हम नौजवान थे तो कोई जानकारी नहीं होती थी तो उसको हासिल करने की कोशिश करते थे, और अगर पकड़ लिए जाएं कहीं के जानकारी नहीं है तो झेंपते थे। अब लोग अज्ञान पर गर्व करते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क आया है। पीपल आर प्राउड ऑफ देयर इग्नोरेंस, और जितने अज्ञानी होते हैं उतने ही अधिक आक्रामक होते हैं। जैसे हर साल की तरह इस बार भी शुरू हो गया कि साहब राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं, राष्ट्रपिता किसने कहा। तो एक मीम या एक उसमें पोस्ट में एक तस्वीर है सुभाष बोस की और एक है गांधी जी की। तो उसमें लिखा है कि जब आप बच्चे होते हैं तो इससे प्रभावित होते हैं, यानी गांधी जी से। जब मैच्योर हो जाते हैं तो आप सुभाष बोस को हीरो मानने लगते हैं। मैंने उस पर टिप्पणी की कि हाँ, मैच्योर हो जाते हैं तो सुभाष बोस को हीरो मानने लगते हैं, सही है। और उसी की तरह और इसी के साथ सुभाष बोस की तरह ही गांधी जी को फादर ऑफ द नेशन भी कहने लगते हैं। तो वो थोड़े से झेपे, चिढ़े, कहाँ किस आधार पर आप कह रहे हैं। तो मैंने सूचना दी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्खता के एक ऐसे अभेद्य दुर्ग में रहना हमें सिखाया जा रहा है कि जिस पर किसी तरह के मिसाइल का, किसी तरह के आक्रमण का कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। ऐसे समय में गांधी जी और विनोबा जी और इस तरह के तमाम रचनात्मक कार्यकर्ताओं से संवाद करना एक बहुत ज़रूरी काम है, और इस काम में शामिल होने के लिए मुझे यहाँ बुलाया गया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। मैंने जीवन में एक बार विनोबा जी को देखा है। सन 76 में यहाँ वर्धा में एक कार्यक्रम होता था, पता नहीं अब होता है या नहीं। हर साल भाषण प्रतियोगिता होती थी विश्वविद्यालयों की, तो अपने विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करने में उसमें आया था। और मदाल शाह जी और श्री नारायण जी उस समय वर्तमान थे। तो हम लोगों को एक दिन पवनार ले जाया गया था, और पवनार में जाहिर है कि विनोबा जी से दर्शन हुए, उनके बातचीत भी की। हम सब लोग नौजवान थे, 20, 21, 22 साल के। तो हमने जाहिर है कि बड़े टेढ़े तीछे सवाल पूछे, और विनोबा जी की छवि भी ऐसी बनाई गई थी हमारे मन में। लोहिया जी उन्हें सरकारी संत कहा करते थे, और भी तमाम तरह की बातें उनके बारे में। तो हम सबके मन में विनोबा जी को लेकर कोई खास उत्साह नहीं था। सच तो ये है कि गांधी जी को लेकर उत्साह नहीं था, विनोबा जी को लेकर क्या होता। तो यानी वो दौर था जब हम सब कहते थे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बाद में 2005 में मैंने एक व्याख्यान दिया दिल्ली में, और उसमें इस मुहावरे को बदलने की कोशिश की, और उस व्याख्यान का शीर्षक मैंने दिया मजबूती का नाम महात्मा गांधी। लेकिन सन 76 में तो हम भी यही मानते थे कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी और विनोबा जी क्या। लेकिन
हम लोगों ने बहुत उद्दंड किस्म के सवाल किए, मुझे आज तक याद है। विनोबा जी ने बहुत मिठास के साथ उत्तर दिए, कुछ सवालों के उत्तर वो नहीं देना चाहते तो नहीं दिए, मुस्कुरा के रह गए, हंस के रह गए। लेकिन वो घंटे आधे घंटे की भेंट तो उसको क्या कहें, उनको दर्शन करने का अवसर मिला उनके हमें। और इसके अलावा सच ये है कि विनोबा को बहुत गहराई से मैंने अभी तक समझा और पढ़ा नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत किया है उसी के आधार पर मैं आपके सामने कुछ बातें रखूंगा थोड़े समय में। गीता प्रवचन के दूसरे प्रवचन में विनोबा ने एक बहुत रोचक बात कही है, मैं उसको जस का तस पढ़ना चाहता हूं। पुराने शब्दों पर नए अर्थ की कलम लगाना विचार क्रांति की अहिंसक प्रक्रिया है। व्यासदेव इस प्रक्रिया में सिद्धहस्त है। बात सही है। महाभारत में कई ऐसे पुराने शब्द हैं जिनका अर्थ बदल जाता है। यज्ञ में हिंसा अनिवार्य है, महाभारत प्रतिपादित करता है कि यज्ञ में हिंसा यज्ञ का अपमान है। हिंसा, यज्ञ को अहिंसा परक होना चाहिए। तो हमें अहिंसा शब्द का अर्थ उलट पुलट हो जाता है, धर्म शब्द का अर्थ बदल जाता है। द्रौपदी जब पूछती है कि क्या ये धर्म है जो मेरे साथ हो रहा है, तो पूरे का पूरा महाभारत धर्म शब्द के अर्थ का अनुसंधान ही है, और ऐसे अनेक शब्द। तो बिल्कुल सही विनोबा ने बात पकड़ी कि पुराने शब्दों पर नए अर्थ की कलम लगाना विचार क्रांति की अहिंसक प्रक्रिया है। व्यासदेव इस प्रक्रिया में सिद्धहस्त हैं। मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि गांधी जी और उनके शिष्य विनोबा भी इस प्रक्रिया में सिद्धहस्त हैं। यहां भी आप देखेंगे कि पुराने शब्दों में नए अर्थों की कलम जो लगती है, और जिसका एक प्रमाण जिसको मैंने रेखांकित किया था अपने उस व्याख्यान में, मजबूती का नाम महात्मा गांधी। अहिंसा सचमुच कोई नई बात नहीं है, लेकिन नयापन इस बात में था, पारंपरिक रूप से वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, इस मान्यता के रूप आपको हर धर्म और हर विचारधारा में मिल जाएंगे। मेरे पक्ष से की जाने वाली हिंसा जायज है, मेरे विरुद्ध की जाने वाली हिंसा नाजायज है। गांधी जी, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, पहले विचारक हैं जो कहते हैं किसी भी पक्ष से की जाए हिंसा नाजायज है, हिंसा पर से नाजायज है, हिंसा उचित नहीं है। मजबूरी हो सकती है, वो मजबूती नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें सत्य के बारे में और इस तरह के तमाम कैटेगरीज और कॉन्सेप्ट्स के बारे में, गांधी जी के बारे में हम ये बात कह सकते हैं। विनोबा ने एक और बात जो विनोबा ने गांधी जी के बारे में कही, और वो विनोबा पर या किसी भी विचारक पर लागू होनी चाहिए। बहुत रोचक शब्द इस्तेमाल किया, संभवतः गुजराती का शब्द है ये। विनोबा ने कहा कि गांधी को हम वेदिया की तरह ना देखें। जैसे वेदिया, उन्होंने एक्सप्लेन किया है आगे उस प्रवचन में, कि जैसे वेदिया ब्राह्मण होते हैं, वेदी पे किसी को बैठा देते हैं और फिर उसकी बात जस की तस मानने लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि गांधी को हम इस तरह ना देखें। ये विनोबा ने कहा, हम गांधी की विचार प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न करें, और उस विचार प्रक्रिया में जो परिवर्तन आए उनको समझने का प्रयत्न करें, वो विकास कैसे हुआ उसको समझने का प्रयत्न करें, और उससे जो कुछ सीख सकते हैं उसे सीखें। एक पुस्तक मुझे भेजी थी विजय भाई ने, इसका 2-3 पैराग्राफ का ये हिस्सा मैं पढ़ना चाहता हूँ। ये अद्भुत है, आंखें खोल देने वाला हिस्सा है। गांधी जैसा देखा समझा विनोबा ने, कांति भाई की पुस्तक है, और इसमें युद्ध के बारे में गांधी जी का मानसिक इतिहास देखिए। 1907 में जुलू वॉर के समय उन्होंने घायल सैनिकों की सेवा का काम किया। इस युद्ध में उन्होंने इस तरह भाग लिया, सेवा का कार्य करुणा का है, लेकिन करना तो ये कार्य भी लड़ाई में सहयोग तो देता ही है। बाद में भारत आए, तब प्रथम विश्व युद्ध के समय उन्होंने सैनिक भर्ती का काम शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारे लोग इतने निर्वीर्य बन गए हैं कि ना तो उनमें तलवार चलाने की हिम्मत है ना ताकत। लोग एक बार सेना में भर्ती हो जाएं तो हिम्मत आती है और हमारी आवाज़ बुलंद होती है। उस समय उन्होंने भर्ती के लिए कितनी कितनी कोशिश की, ये सब मैंने अपनी आंखों देखा है। घूम फिर कर अंत में बीमार पड़ गए, लेकिन गुजरात से तो रंगरूट नहीं मिले।
ये संयोग की बात है कि गुजरात से आज भी फौज में कोई नहीं जाता, सिविल सर्विस में भी कोई नहीं जाता। anyway, तो आखिर इतने चढ़ गए कि कह दिया यहाँ वैष्णव धर्म और जैन धर्म दोनों ने मिलकर गुजरात को बर्बाद कर दिया है। दिस इज गांधी जी अकॉर्डिंग टू विनोबा। एक ने भक्ति सिखाई तो दूसरे ने अहिंसा। ये भक्ति और अहिंसा बिल्कुल निकम्मी थी। ये सन 1918 की बात है। बाद में स्वराज आया। सन 47 में कश्मीर की समस्या आई। पंडित नेहरू ने बापू की सलाह पूछी। बापू ने कहा तुम्हारे लिए इस समय सेना भेजना अनिवार्य है। सेना भेजने का विरोध नहीं किया। अब अगर गांधी जी की इन्हीं बातों को आप ले लें तो इससे मालूम पड़ेगा कि गांधी जी हिंसा के प्रचंड समर्थक थे। यह नतीजा निकाला जा सकता है। असल में गांधी जी हों या विनोबा, ये लोग व्यक्ति और समाज की समस्याओं पर एक समग्रता में विचार करने का प्रयत्न करते थे। और जब समग्रता में विचार करने का प्रयत्न आप करते हैं तो किसी धर्म संकट के लिए कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं होता। जब आपके सामने धर्म संकट हो कि क्या करना उचित है, क्या करना अनुचित है, तो आपको उस स्थिति के अनुसार और अब तक का जो आपका अर्जित विवेक है उसके अनुसार तय करना होता है। महाभारत का प्रसिद्ध प्रसंग है। यक्ष के पूछने पर युधिष्ठिर ने सामान्य रूप से कह दिया कि धर्मस्य तत्वम निहित गुहायाम महाजनो येन गता सपंथा। बड़े लोग जैसा आचरण करें वैसे ही हमें भी करना चाहिए, क्योंकि धर्म तो बड़ी जटिल चीज़ है, वो तो गुफा में जैसे छुपी हुई है। लेकिन जब उद्योग पर्व में संजय आते हैं धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के पास ये समझाने के युद्ध ना करो, चाहे जितनी ज्यादती हो जाए युद्ध ना करो, क्योंकि युद्ध में सब बर्बाद होंगे, धर्म यही है। तो उस समय युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि संजय, धर्म क्या है क्या नहीं है ये बड़ा जटिल विषय है, और जब कोई सवाल खड़ा होता है सामने तो बुद्धि का प्रयोग करके ही मनुष्य उसका फैसला करता है, उसे करना चाहिए। तो कहाँ कौन सी स्थिति है इसके अनुसार आपको फैसले करने होते हैं। विवेक की जब हम बात करते हैं तो विवेक केवल आपकी अपनी परंपरा का नहीं होता। गांधी जी भारतीयता के प्रतीक थे, सही मायनों में थे, क्योंकि गांधी जी की भारतीयता में रस्किन भी विदेशी नहीं थे। गांधी जी की भारतीयता में सरमन ऑन द माउंट विदेशी वचन नहीं था। गांधी जी की भारतीयता में कुरान पर की यह वस्तु नहीं थी। तो उस तरह की भारतीयता की अगर आप बात करें, तो उस तरह के विवेक की अगर आप बात करें, तो मानव समुदाय मात्र ने इतिहास से जो कुछ सीखा है उसके आधार पर आपका विवेक बनता है और उससे आपके फैसले होते हैं। गांधी जी के बारे में ये कहा जाता है और ठीक ही कहा जाता है कि उन्होंने राजनीति में धार्मिक मुहावरे का इस्तेमाल नहीं किया। वो धार्मिक व्यक्ति थे, रणनीतिक रूप से धार्मिक मुहावरा नहीं बरत रहे थे। बल्कि जैसा भिखू पारेख और अन्य विद्वानों ने कहा है कि गांधी जी असल में राजनीति के आध्यात्मिकीकरण की कोशिश कर रहे थे, स्पिरिचुअलाइज। वो पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। वो कितने सफल हुए, कितने असफल हुए। और यहाँ मुझे लगता है कि विनोबा का केंद्रीय महत्व है। गांधी जी से प्रेरणा लेने वाले लोगों में, गांधी जी से प्रभावित होने वाले लोगों में विनोबा संभवतः अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलाइज करने के गांधी जी के प्रयत्न और एजेंडा को अपनी गतिविधियों का, अपनी प्रवृत्तियों का केंद्रीय आधार बनाया। और उसके जो नतीजे निकले, उससे जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले, उनमें सबसे मैं सहमत नहीं हूँ, लेकिन वो विचारणीय है, महत्वपूर्ण है। मिसाल के तौर पर दान। आप अपनी संपदा का कोई हिस्सा स्वेच्छा से अन्य के लिए दे देते हैं, लेकिन इसको एक खास सामाजिक परिवेश में, जबकि भूमि अधिकार के सवाल पर देश में हिंसक क्रांति की स्थितियां थी, तेलंगाना में बाकायदा आर्म्ड अपराइजिंग का दौर था, उस समय इसका प्रयोग करना एक भूदान के तौर पर और आगे चल के ग्रामदान के तौर पर, विद्वानों में इस बात पर लगातार बहस रही है कि सफल हुआ या असफल हुआ। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि कितने लाख एकड़ ज़मीन मिली, कितनी वितरित हुई, कितनी नहीं हुई।
लेकिन उस सारी प्रक्रिया से जो दो सवाल उठते हैं उन पर बात करना चाहता हूँ। एक सवाल ये, या एक जो इंसाइट मुझे लगती है, नेहरू पर यह आरोप लगाया जाता है, आमतौर से नेहरू के बारे में कहा जाता है कि उनका बड़े के प्रति फैसिनेशन था। बड़े बांध, बड़े कारखाने, बड़े पैमाने पर सारा काम, और ग्राम स्वराज या डेमोक्रेसी फ्रॉम बिलो के प्रति नेहरू बहुत सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि नहीं रखते थे, गांधी जी के प्रति सारे आदर और प्रेम के बावजूद। ये कहा जाता है और किसी हद तक ये सही है। लेकिन बहुत रोचक बात यह है कि 1958 तक आते आते नेहरू, और उस समय के उनके इंटरव्यूज आप पढ़ें, उनके लेख पढ़ें, भाषण देखें, तो नेहरू उस मॉडल की सीमाएं देखने लगे थे जो तब तक अपनाया गया था, जिसमें एम्फेसिस बड़े पर था। बहुत ही रोचक है, सन 1958 में नेहरू का एक व्याख्यान है, और वो अद्भुत व्याख्यान है। उसमें नेहरू आलोचना कर रहे हैं जाइजेंटिसिज्म की, बड़े के प्रति मोह। नेहरू कहते हैं कि जो हमने जाइगेंटिक स्कीम्स बनाई हैं, जाइगेंटिक डैम्स बना रहे हैं, इन सब से नहीं चलेगा। पंचायती राज लाना होगा, डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा पावर स्ट्रक्चर को, नीचे से लोगों को ताकत देनी होगी। केवल ब्यूरोक्रेसी समाज का बदलाव नहीं ला सकती। उसके पहले नेहरू का रवैया ब्यूरोक्रेसी पर डिपेंड करने का था। कांग्रेस संगठन की भी बहुत परवाह नहीं कर रहे थे वो। सन 58 तक ऐसा क्या हुआ कि नेहरू जाइजेंटिसिज्म की आलोचना करने लगे। सन 58 तक ऐसा क्या हुआ कि नेहरू को लगने लगा कि बड़े बांधों का उपयोग है, लेकिन उसके साथ साथ सिंचाई के दूसरे तरीके, वैकल्पिक तरीके भी खोजने होंगे। मैं आप लोगों के सामने विचार के लिए ये बात रखना चाहता हूं कि इस वैचारिक परिवर्तन में, देखिए, गांधी जी को अपने विचारों को जैसा भी वो चाहते हों लागू करने का अवसर नहीं मिला। आजाद भारत में वो राज सत्ता पर दबाव डालकर कितना करवा पाते नहीं करवा पाते वो एक अलग बहस है, लेकिन वो तो जीवित ही नहीं रहे। उनकी तो हत्या कर दी गई। और उसके बाद ये बहस विद्वानों में निरंतर चलती रही है कि नेहरू गांधी के पथ पर चले या गांधी के पथ से अलग हो गए, नेहरू वाकई गांधी के उत्तराधिकारी सिद्ध हुए नहीं हुए। मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये सही है कि गांधी जी को अवसर नहीं मिला अपने आर्थिक और सामाजिक प्रोग्राम को लागू करने का। विनोबा ने दो काम किए। एक तो ये कि उन्होंने अपने आप को उस तरह की सत्तापरक राजनीति से बिल्कुल अलग कर दिया, बल्कि उन्होंने तो घोषणा ही कर दी कि मैं राजनीति नहीं लोक नीति करना चाहता हूँ। वो बारंबार ये बात कहते थे कि राज सत्ता के प्रति मोह, राज सत्ता हासिल करने का प्रयत्न, इस सब में हमारी कोई रुचि ना है, ना होनी चाहिए। हृदय तक पहुँचेंगे और लोक के जरिए पहुँचेंगे। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ बाय द वे, और इस पर मैं आऊँगा कि क्यों सहमत नहीं हूँ। लेकिन जो भी उनकी समझ थी, उन्होंने अपने ढंग से उसको लागू करना शुरू किया। क्या कहीं कोई प्रभाव, इस पर रिसर्च होनी चाहिए, गंभीर रिसर्च होनी चाहिए, कि नेहरू जब सन 58 में जाइजेंटिसिज्म की आलोचना कर रहे थे, तो क्या उस पर विनोबा के कामों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नैतिक प्रभाव नहीं था? क्या नेहरू रियलाइज नहीं कर रहे थे, और उस रियलाइजेशन में क्या विनोबा का योगदान नहीं था कि समाज में परिवर्तन केवल ब्यूरोक्रेसी के या केवल किसी पॉलिटिकल पार्टी के काडर के जरिए नहीं हो सकता, और उसमें नीचे से लोगों को शामिल करना। पंचायती राज व्यवस्था 1961 से आरंभ हुई है, राजस्थान के किसी गांव से, जी, वहाँ से शुरू हुई। तो क्या उसमें विनोबा के उस प्रभाव का कोई योगदान नहीं था, जिसका क्रेडिट लेने की कोशिश विनोबा ने स्वयं कभी नहीं की, और दुर्भाग्य से जिसका क्रेडिट ठीक से विनोबा को इतिहासकारों द्वारा नहीं दिया गया? ये सवाल मेरे मन में है। विनोबा को तो जरूरत नहीं थी क्रेडिट की, वो अलग ढंग से सोचने वाले व्यक्ति थे। वो तो बाद में चल के अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करने लगे थे। ये और बात है कि आजकल तरह तरह के लोग अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करते हैं। विनोबा विनम्रता से करते थे, और ऐसे भी लोग अपने देश में, दुनिया में हैं। मैं ट्रंप साहब की बात कर रहा हूँ, किसी और की नहीं। तो वो अहंकार में डूब करके अपने बारे में थर्ड पर्सन में बात करते हैं। तो विनोबा तो जब हम लोग उनसे मिले थे तब भी वो इसी तरह बात कर रहे थे, बाबा इसमें क्या कहेगा, तुम लोग जानो। तो क्या
जो नेहरू जैसे व्यक्ति के मन में जो बात आई, जिन्होंने गांधी जी से स्पष्ट कह दिया था 1945 में कि कांग्रेस ने अपना आंदोलन हिंद स्वराज लागू करने के लिए नहीं चलाया है, गांधी जी को स्पष्ट कहा था नेहरू ने। और इसलिए आज हिंद स्वराज को लोगों पर आरोपित करना ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि आपने भी कभी हिंद स्वराज को इशू बना के आंदोलन, नेहरू वाज राइट, उन्होंने दो टूक कहा गांधी जी से कि आपने हिंद स्वराज को इशू बनाकर के हिंद स्वराज की व्यवस्था या उससे प्रेरित व्यवस्था हम आज़ाद भारत में लागू करेंगे, इसको आधार बना के आपने कोई आंदोलन नहीं चलाया है। कांग्रेस का जो कराची का आर्थिक सामाजिक प्रस्ताव था, उसमें बिल्कुल बिग इंडस्ट्री लेकिन स्टेट के कंट्रोल में, सेकुलर स्टेट इन द सेंस के स्टेट विल बी न्यूट्रल टू एनी रिलीजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, इक्वल बराबर काम की बराबर मजूरी। तो नेहरू ने कहा कि हिंद स्वराज का कहीं कोई जिक्र नहीं था, इसलिए उसको इस तरह लागू करने की बातें अव्यावहारिक हैं। ये सन 45 की बात है। सन 58 में हिंद स्वराज को शब्द से लागू नहीं किया जा सकता, ये कोई भी समझदार व्यक्ति मानेगा। मैं मानता हूं कि हिंद स्वराज को हमें एक स्पिरिट के रूप में पढ़ना चाहिए, शब्द से नहीं। सन 58 में 13 बरस बाद जब नेहरू ये कह रहे हैं कि बड़े का विशाल का जो मोह था इसने हमारे विकास को बाधित किया है। सन 60 में, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा स्पिरिचुअलाइजिंग द पॉलिटिक्स। सन 60 में करंजिया से बात करते हुए नेहरू कहते हैं, और नेहरू हम सब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन के कितने बड़े समर्थक थे और प्रवक्ता थे। अद्भुत स्टेटमेंट है वो, और लगता है कि कितनी दूर की सोचने वाले ये लोग थे। नेहरू सन 60 में करंजिया से कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल सिविलाइजेशन हैज क्रिएटेड अ स्पिरिचुअल वैक्यूम एंड वी मस्ट टेक केयर ऑफ इट। एक आध्यात्मिक रिक्ति उत्पन्न कर दी है तकनीकी सभ्यता ने। ये सन 60 में नेहरू कह रहे हैं। सन 58 में गाइजेंटिसिज्म की आलोचना करते हुए, सन 60 में टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन द्वारा पैदा की गई स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस की बात करते हुए, अब ये मेरी रिसर्च के लिए मैं लगातार किसी ना किसी काम में लगे रहना पसंद करता हूँ, तो कम से कम मेरे लिए रिसर्च का विषय है कि क्या इस पर विनोवा के कामों का और विनोवा की अप्रत्यक्ष और मृदु ढंग से की गई आलोचना का कोई प्रभाव नहीं था। जब विनोवा कह रहे थे कि हमें पॉलिटिक्स को स्पिरिचुअलाइज करना है जैसे गांधी जी कर रहे थे, इसलिए हमें लोक नीति करनी है, राजनीति करनी ही नहीं, इसलिए सबे भूमि गोपाल की, इसलिए हमें ट्रस्टीशिप को ठीक से लागू करना है, वगैरह वगैरह। और विनोबा ने इसी पुस्तक में जो विजय जी ने मुझे कृपा पूर्वक दी है, बिड़ला आदि पर चुटकी भी ली है कि गांधी जी ने जब ट्रस्टीशिप का आइडिया भेजा बिड़ला जी को एक रुक्के पे लिख करके, तो वो रुक्का कहाँ गायब हो गया आज तक इतिहास में पता ही नहीं है किसी को। विनोबा ने लिखा है। तो क्या जो एक पुनर्विचार की स्थिति बनी, क्या उसमें विनोबा का कोई योगदान है या नहीं है? हम लोग गांधी की बात करते हैं और बिल्कुल से ये करनी ही चाहिए, गांधी प्रेरणा स्रोत हैं, गांधी आदि स्रोत हैं इन सब चीज़ों के। लेकिन जिन लोगों ने उन चीज़ों से प्रेरित होकर तमाम सारे तरह के प्रयोग वास्तव में किए, उनमें विनोबा अग्रणी है। और विनोबा को मुझे लगता है कि उनका प्राप्य मिला नहीं है, विनोबा को वो क्रेडिट नहीं मिला जिसके वो हकदार है। विनोबा, और कल ही मैं विजय से बात कर रहा था, गांधी जी भी और कार्ल मार्क्स भी फॉर दैट मैटर, तमाम लोग एक कल्पना करते हैं कि यूटोपिया रचते हैं जिसमें राज्य सत्ता नहीं होगी। मुझे इसमें बड़ा बुनियादी संदेह है। राज्य सत्ता नहीं होगी मान लिया, लेकिन ये मान लेना कि मनुष्य सबके सब मनुष्य सदा सर्वदा के लिए सुधर जाएंगे, ये मनुष्य की संभावना में कुछ विश्वास को कम करता है। मनुष्य में दुष्टता की अनंत संभावना है। हमारे एक सहयोगी थे रामजस कॉलेज में, फिलॉसफी पढ़ाते थे, वो प्रसिद्ध हैं, वो अन्य कारणों से आप सब लोग जानते होंगे, कौल साहब, वो हमारे कलीग थे। तो एक बार उनसे बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि प्रोफेसर कौल, दिस कैन बी डन दिस वे, दिस कैन बी डन। तो बुजुर्ग थे, तो मुझे बड़े प्यार से ही बात करते थे, बोले पुरुषोत्तम, यू हैव ग्रेट फेथ इन मैन, आई एडमायर यू, बट आई हैव ग्रेटर फेथ इन मैन्स पोटेंशियल। तो
सबके सब मनुष्य एक साथ सद्गुणों के अवतार हो जाएंगे, ऐसी कोई संभावना नहीं है। तो कोई भी समाज व्यवस्था हो, उसमें अगर विचलन होंगे तो उन विचलनों को ठीक करने का मैकेनिज्म क्या होगा? परसुएशन, केवल परसुएशन। बहिष्कार भी तो एक तरह का दंड है, उपवास करने लगना यह भी तो एक तरह का दंड है, किसी से मौन व्रत कर लेना, मैं आपसे नाराज हो गया, आपकी कोई हरकत मुझे बहुत बुरी लगी, मैंने आपसे बोलचाल बंद कर दी, तो व्यक्तिगत रूप से ये सब कर सकते हैं आप। लेकिन जब यही चीजें जब सामूहिक रूप से हों तो कोई एजेंसी ओवर एंड एबव द पार्टिसिपेंट्स, पक्ष और विपक्ष में हैं, विवाद के जो पक्ष और विपक्ष हैं, उनसे ऊपर कोई एजेंसी चाहिए या नहीं चाहिए। मैं आपसे फिर से कहूं कि दुर्भाग्य से मैंने विनोबा को अभी तक उस तरह से नहीं देखा, पढ़ा और पढ़ा है कि इस बारे में कुछ कह सकूं, लेकिन जितना पढ़ा और पिछले 2-3 महीने से विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि ज़्यादातर विनोबा से ही जूझता रहूं। मुझे इस प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला कि अगर आप राज्य सत्ता का पूर्ण विलोपन कर दें, और विनोबा में क्या, सच कहूं तो इसका उत्तर मुझे मार्क्सवादी परंपरा में भी नहीं मिला है और गांधी जी के यहाँ भी नहीं मिला है। इसलिए मुझे इस पर बुनियादी दार्शनिक आपत्ति अब होने लगी है कि आइडिया ऑफ इरेजर ऑफ स्टेट, क्या सचमुच स्टेट का इरेजर संभव है या नहीं है? संभव तो नहीं लगता, लेकिन वांछनीय भी है या नहीं है, मुझे इस पर प्रश्न उठने लगा है। कैन वी रियली इमेजिन अ सोसाइटी विदाउट सम काइंड ऑफ आउटसाइड एजेंसी विच इन अदर वर्ड्स इज स्टेट? इसलिए अब सवाल पैदा होता है कि विनोबा जी और उनके जैसे लोग जब रोजमर्रा की राजनीति से अपने आप को टोटली अलग कर लेते हैं, जिनमें आज भी बहुत सारे उनके अनुयायी और उनके प्रशंसक सर्वोदय कार्यकर्ता होंगे, तो क्या वो सही कर रहे होते हैं? मैं 2 टूक रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आप और रोजमर्रा की राजनीति में हिस्सा लेने का ये मतलब नहीं है कि आप चुनाव लड़ें ही, या आप पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टी ए पार्टी बी ज्वाइन करके, अंग्रेजी में एक मुहावरा चलता है, पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स। मैं, आप, हम जैसे तमाम पढ़ने लिखने वाले तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स किसी न किसी रूप में पॉलिटिक्स बाय अदर मीन्स करते ही हैं और करनी चाहिए। मैंने आज तक कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, सिवाय यूनिवर्सिटी में एक छोटी सी कमेटी, 3 चुनाव लड़े थे, 2 में जीत गया था, 1 में हार गया था, तो उनके अलावा यूनिवर्सिटी के बाहर मैंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है और ना लड़ने का कोई इरादा है। किसी राजनीतिक दल का मैं सदस्य नहीं हूँ, लेकिन ये मैं कभी नहीं कह सकता कि मेरी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है या मेरा राजनीति में कोई पक्ष नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब विनोबा से प्रेरित होने की बात करते हुए हम में से बहुत सारे लोग, तो यहाँ पैदा हो जाता है बुनियादी सवाल कि विनोबा और गांधी को इस बात का श्रेय दिया जाता है, ठीक ही दिया जाता है, कि वे राजनीति का एक सर्वथा अप्रत्याशित और अभूतपूर्व मुहावरा गढ़ रहे थे। लेकिन गांधी ने रोजमर्रा की राजनीति से कभी विरक्ति नहीं दिखाई, बल्कि दिल्ली के दंगों के दौरान जब उन्हें इस तरह की चुनौती दी गई, वो मार्मिक है, वो प्रार्थना प्रवचन का वो अंश पढ़ के आंखों में आंसू आए बिना नहीं रहते। जब उन्हें चुनौती दी गई कि आप तो महात्मा हैं, आप यहाँ काहे को दिल्ली में उत्पात मचाए हुए हैं, ये काम राजनेताओं को उन्हें संभालने दीजिए, आप महात्मा हैं, आप हिमालय चले जाइए, तपस्या कीजिए। तो गांधी जी एक बड़े, अंग्रेजी में जो सब चलता ना, एजेंट प्रोवोक्यूचर, काफ़ी भड़काऊ व्यक्ति थे, प्रोवोक करते थे लोगों को। तो रोज सभा में सवाल मांगते थे और सवालों के जवाब देते थे। तो एक दिन ये सवाल उनके सामने रखा गया, पर्ची पढ़ी गई कि किसी ने लिख के भेजा है। गांधी जी ने उत्तर दिया कि बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा हिमालय तो वहां है जहां मनुष्य की पीड़ा है, जहां दुख है। इसलिए फिलहाल मेरा हिमालय दिल्ली की सड़कों पर है, मेरी तपस्या यहां है। दिल्ली में शांति हो जाए, उसके बाद भाई आप आगे आगे चलिएगा, मैं पीछे पीछे हिमालय आपके चलूंगा। तो गांधी नेवर साइड अवे फ्रॉम डे टू डे पॉलिटिक्स। व्हाई शुड बी? ये सवाल मैं अगर कभी विनोबा जी से मिल पाता सौभाग्य से, तो उनसे निश्चित रूप से पूछता। सवाल ये नहीं है कि आप इंदिरा गांधी की सरकार का विरोध करने के लिए जयप्रकाश नारायण के साथ हो जाएं या ना हो जाएं। सवाल ये नहीं है कि आप इमरजेंसी का समर्थन या विरोध करने लगें।
सवाल ये नहीं है कि आप फलां प्रधानमंत्री के समर्थक या विरोधी हो जाएं। सवाल ये है कि आप पॉलिटिक्स एज सच से विरक्त होने की बात करें और फिर आप समाज में परिवर्तन की बात करें। आफ्टर ऑल किसी भी तरह का सामाजिक कर्म, उसका एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन तो होता है। विनोबा के भूदान ग्रामदान आंदोलन की आलोचना कम्युनिस्टों ने यही कह के की थी कि वर्ग संघर्ष की धार कम करने के लिए बिग कैपिटल का अपनाया हुआ हथकंडा है और वर्ग संघर्ष इससे कमजोर हुआ होगा वगैरह वगैरह। और इसलिए ये अंततः जो है बड़े पूंजीपतियों और लैंडलॉर्ड्स के समर्थन में उनके पक्ष में उठाया गया कदम है। यही कह के आंदोलन की आलोचना की गई थी। सही थी या गलत थी, लेकिन उस आंदोलन के कुछ सामाजिक राजनीतिक प्रभाव तो थे। एक प्रभाव की जिसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन मेरा अनुमान है कि प्रभाव था कि विकास के मॉडल को लेकर नेहरू की सोच में जो बदलाव आया, उस पर संभवतः इस काम का प्रभाव था जो विनोबा कर रहे थे। ऐसी स्थिति में क्या ये जरूरी नहीं है, और खास करके तब आज की स्थिति में, देखिए आज की स्थिति अनोखी इसलिए है, मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय राष्ट्र की अवधारणा को आमूल चूल बदलने की कोशिश हो रही है। मैं राजतंत्र की बात नहीं कर रहा हूं, राजसत्ता की या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। राष्ट्र का क्या मतलब है, भारतीय राष्ट्र का क्या मतलब है, इंडियन नेशन का क्या मतलब है। आज 2 अक्टूबर है, आप अभी अपना सोशल मीडिया खोल के देखिए, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ भी, मैं तीनों पर सक्रिय हूं इसलिए जानता हूं। एक कैंपेन की तरह गांधी जी को डेनिग्रेट किया जाएगा। आप अभी खोल के देखिए, ताज्जुब नहीं कि पहली पोस्ट हो, आज सुबह मैंने देखी, क्योंकि आज दशहरा भी है, तो उसमें है रावण का चित्र है, उस पर लिखा है कि इसको मारा राम ने, दूसरी तरफ गांधी जी का चित्र है, इसको मारा नाथूराम ने। दोनों को प्रणाम, राम को प्रणाम और नाथूराम को प्रणाम। ये कोई व्यक्तिगत संकेत नहीं है, ये कोई भटके हुए युवाओं की मूर्खताएं नहीं है, ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और वो प्रोजेक्ट इस मुल्क में पिछले कम से कम 100 साल से तो अधिकृत और संगठित रूप से चल रहा है। आज उसने सफलता की एक बहुत बड़ी मंजिल हासिल की है पिछले 10-1 साल में। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जो गांधीयन कहिए, नेहरूवियन कहिए, सर्वोदय कहिए, कांग्रेस कहिए, कंसेंसुअल कहिए, जो आप उसको कहें, कंसेंसुअल में लेफ्ट, डेमोक्रेटिक सभी फॉर्मेशन शामिल, जो कंसेंसुअल आइडिया ऑफ इंडिया है, जो अभी तक वी यूज्ड टू टेक इट फॉर ग्रांटेड, ये ठीक है, थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन भारत की सामासिकता, भारत की बहुलता, ये सब बनी रहेगी हमेशा। आज इतने विश्वास के साथ ये बात नहीं कही जा सकती। और ऐसी स्थिति में विनोबा जी अगर होते तो क्या करते। और यहाँ फिर मैं विनोबा जी का स्मरण करते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने आपसे अभी कहा कि वेदिया, या नहीं कहा, वेदिया शब्द का, विनोबा जी ने कहा कि गांधी जी को हाँ, मैंने बताया था कि वेदिया मत बनाइए, विनोबा को भी नहीं बनाना चाहिए। यानी जो सवाल मैंने पूछा वो सवाल गलत था। खुद विनोबा के अनुसार विनोबा ने कहा कि ये सवाल ही गलत है कि गांधी जी आज होते तो क्या करते। गांधी जी की पद्धति अपना करके आप सोचिए कि आपको क्या करना है। तो इसलिए मेरे मुंह से जो सवाल निकला वो सवाल ही गलत था कि विनोबा जी आज होते तो क्या करते। वो जो भी करते या ना करते, लेकिन अगर हम सचमुच राजनीति के आध्यात्मिकरण के लिए चिंतित हैं, अगर सचमुच हम राज की जगह लोक की सत्ता स्थापित करने के लिए चिंतित हैं, अगर सचमुच हम आप डेमोक्रेसी फ्रॉम एबव की जगह डेमोक्रेसी फ्रॉम बिलो लाने के इच्छुक हैं, तो हमें सोचना होगा कि विनोबा का वास्तविक स्मरण क्या इस बात पर पुनर्विचार करने से नहीं होगा कि रोजमर्रा की राजनीति से अलग रहने की प्रतिज्ञा संभवतः ठीक प्रतिज्ञा नहीं है। आप पूरी राजनीतिक प्रक्रिया में पूरी तरह हिस्सा लें या ना लें, लेकिन रोजमर्रा की राजनीतिक प्रक्रिया से विरक्ति का समय ये नहीं है। मुझे लगता है दोस्तों कि विनोबा और उनके जैसे लोग जिन्होंने बहुत बुनियादी स्तर पर समाज में काम किया, जिन्होंने लोगों के माइंड सेट को बदलने का काम किया,
आखिरकार ये माइंड सेट ही तो है जो अभी हम चर्चा कर रहे थे। ये माइंड सेट को ही तो बदलने का प्रयत्न है कि एक को राम ने मारा, एक को नाथूराम ने। द बैटल ऑफ माइंड इज द ग्रेटेस्ट बैटल। द क्वेश्चन इज दैट वी द एडमायरर ऑफ गांधी एंड विनोबा, हमें बैटल ऑफ माइंड में हम कहाँ खड़े हैं और हमारी विजय और पराजय की क्या स्थिति है, क्या आकलन है, इस पर हम लोग सोचें, विचार करें। और जाहिर है कि ये विचार केवल आज तक सीमित नहीं रह सकता, इसे निरंतर चलना है। इस निरंतर विचार में थोड़ा बहुत योगदान मैं कर सका ऐसी उम्मीद है मुझे, और ये अवसर मुझे आप लोगों ने दिया, इतनी शांति से धीरज से मेरी बातें सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कि विनोबा राजनीति से अलग होने की बात कर रहे हैं रोजमर्रा की। मुझे लगता है कि राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा उत्पादन के साधनों का नियंत्रण है। समाज में जिसके पास ज़मीन पर कब्जा है वही समाज में ताकतवर होगा, वही सत्ता पर काबिज होगा, वही सम्मानित होगा। विनोबा इसी मुद्दे को डील करते हैं, तो वो सबसे बड़ी राजनीति मुद्दा शुरू करते हैं। पूरा नक्सल आंदोलन उसी से निकला है, ज़मीन की मिल्कियत के, क्योंकि जो सोशल इकोनॉमी है, अगर आपके पास उत्पादन के साधनों पर कब्जा नहीं है तो आप पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएंगे। तो विनोबा तो विनोबा सबसे बड़ी राजनीतिक मुद्दा उठाते हैं, और उसको लेकर हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि विनोबा जो है ये तो शंकर का नंदी है, इसकी एक सींग है जमीन के नीचे और दूसरा सींग है जवाहरलाल की कुर्सी के नीचे, और ये दोनों को पलटेगा। सवाल अब नरेंद्र मोदी की कुर्सी का है, और दोनों कुर्सियां एक सी नहीं है, ये मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं। सारी पॉलिटिकल इकोनॉमी की थोड़ी बहुत समझ मुझे भी है, लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी के साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ एक्सट्रीमली क्रूशल रोल इन अ सोसाइटी लाइक इंडिया। और इसलिए इस बात पर बहुत प्रसन्न हो लेना कि जवाहरलाल की भी कुर्सी पलट गई, बहुत अच्छी है। जवाहरलाल की कुर्सी पलट के विनोबा की कुर्सी आ गई होती, बड़ी प्रसन्नता होती। लेकिन कुर्सी किसकी आई, और अब इस भूमिका में हम ना जाएं कि जो कुर्सी पलटी और जो आई है उसमें किसकी क्या भूमिका है। कल में और विजय इस पर बहुत लंबी बात कर रहे थे, वो चर्चा बहुत दुखदायी चर्चा होगी हम सबके लिए। एनीवे, पुरुषोत्तम जी, लेकिन ये जो विनोबा जी ने रुख अपनाया और जिस मार्ग पे चले, वो गांधी जी से इतने हटके क्यों चले, इसके बारे में आपका क्या आकलन है? किया कि इसका फिलहाल मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। जैसा मैंने उदाहरण दिया और आपने बहुत सही सवाल किया है कि गांधी जी लोकशाही और राज्य सत्ता का विलोपन आदि सबकी बात करते हुए भी डे टू डे पॉलिटिक्स में गांधी जी निरंतर इन्वॉल्व रहे। रचनात्मक कार्यक्रमों के बावजूद उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम से एकदम छुट्टी ले ली हो, ऐसा भी नहीं है। विनोबा ने ऐसा क्यों नहीं किया, इसके अनुमान में लगा सकता हूँ। या तो विनोबा नहीं चाहते थे, क्योंकि देखिए आप कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, अगर आप आंदोलनकारी हैं, समाजकर्मी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ कन्फ्रंटेशन की स्थिति बनती है, बन सकती है, कम से कम थ्योरेटिकली बन सकती है। तो हो सकता है कि विनोबा नेहरू सरकार के साथ कन्फ्रंटेशन हर हालत में टालना चाहते हैं। हो सकता है कि वो नेहरू और उनके बाद की जो कांग्रेस सरकारें थीं उनके साथ कन्फ्रंटेशन की संभावनाएं पूरी तरह टालना चाहते हो सकता है कि विनोबा ने रियलाइज किया हो कि गांधी जी जहाँ तक गए उससे भी आगे जा कर के, जैसे अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमें राजनीतिक प्रक्रिया में ऐसा हस्तक्षेप करना चाहिए कि जो अभी ना दिखे लेकिन आगे चल के उसका असर आए। मेरे पास फिलहाल इस सवाल का कोई सुचिंतित उत्तर नहीं है। दिमाग में संभावनाएं हैं, मैं इस पर सोच रहा हूँ। इसके बारे में कहा और गांधी के बारे में कहा कि एक ऐसी जगह आएंगी जहाँ कोई सरकार नहीं होगी, यानी कोई राज्य सत्ता नहीं होगी। तो गांधी और मार्क्स की जो दृष्टि है, ये दृष्टि शायद सब समाज अच्छा बने या समाज में कोई बुनियादी गलती ना रहे शोषण की, किसी तरह देखने की, इस दृष्टि से तो गांधी या मार्क्स देख नहीं रहे। शोषण हो या ना हो,
शोषण मुक्त समाज में भी समस्याएं नहीं होंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि शोषण मुक्त समाज में इमोशन तो होगा ना, शोषण भले ही ना हो इमोशन तो होगा। मेरा आपसे किसी बात की वजह से झगड़ा हो सकता है, मैं और आप दोनों एक ही स्त्री पर आसक्त हो सकते हैं और इस पर झगड़ा हो सकता है, और भी चीज़ें हो सकती हैं, मैं अपने पिता से नाराज हो सकता हूँ, शोषण भले ही नहीं है। लेकिन ऐसी स्थितियाँ होती हैं, किसी भी समाज में होंगी, अनिवार्यतः होंगी, जबकि कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इमोशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ पोजीशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट उत्पन्न होंगे, तो उनका समाधान कैसे होगा? क्या उनका समाधान केवल समुदाय के जरिए होगा, पंचायतों के जरिए होगा? मान लीजिए पंचायत के जरिए होगा, एक ग्राम पंचायत होगी उसके जरिए होगा, मैं वो समाधान मानने से इनकार कर दूं तो क्या होगा? तो मुझ पर किसी ना किसी तरह का दंड लागू किया जाएगा। दंड लागू करते ही स्टेट की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है वो शुरू हो जाती है। स्टेट की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यही मानी जाती है ना, दमनात्मक भूमिका। मार्क्स के शब्दों में जो बुर्जुआजी स्टेट है वो सारी डेमोक्रेसी और सबके बावजूद बेसिकली इट्स अ कवर फॉर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्किंग पीपल, तो शुरू हो जाती है दमनात्मक भूमिका। इसलिए मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि आप स्टेट को डेमोक्रेटाइज करने की, स्टेट को रेस्पॉन्सिबल बनाने की बात करें, ये समझ में आता है। स्टेट के विलोपन की बात करें, मैं फिर से दोहराता हूँ कि व्यवहारिक रूप से तो ये संभव अभी तक दिखता नहीं है। मैं अब ये मानने लगा हूँ सैद्धांतिक रूप से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। वी मस्ट हैव अ स्टेट, मैं अब ये मानने लगा हूँ और से विनम्र सहमति व्यक्त करता हूँ। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का एमए का विद्यार्थी हूँ और मेरा प्रश्न है आपसे कि हम जैसे युवाओं को शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और जो भी दशाएं और दिशाएं होती हैं उनसे गांधी जी और विनोबा भावे जी का क्या महत्व है, जिससे हम युवाओं की समूची समग्र दिशा और दिशा बदले? सवाल का जो कहा कि ऐसा क्या करें कि समाज की दिशा बदले, हमारी दिशा बदले, तो उसमें ऐसा मत कीजिए कि गांधी और विनोबा को लागू करें। गांधी और विनोबा को लागू करने के लिए ना आपकी ज़रूरत है ना मेरी ज़रूरत है, और ना वो कोई प्रिस्क्रिप्शन है कि दे दिया लिख के तो दवा ले ली तो ठीक हो जाएगा। खुद सोचिए, जो भी समस्या आपके सामने है, अपने देश के सामने इस समय, मान लीजिए, देखिए इस समय आपकी उम्र क्या है? 24 साल। मैं 70 साल का हूँ और पिछले 8-10 साल में ये देश जिस तरह का बना है, जिसे कहते हैं, जो मैंने एक तो शब्द इस्तेमाल किया, एविलेंस ऑफ स्टुपिडिटी, मूर्खता का सैलाब, दूसरे परमानेंट एंगर। इतना क्रुद्ध कभी नहीं था ये समाज, परमानेंट एंगर, बात बात में आप गुस्सा है। गुस्सा पहले भी होते थे, हम लोग भी होते थे, अपने जवानी में हमें भी गुस्से आते थे और हमने भी, लेकिन फिर समाज में ऐसे मैकेनिज्म थे और समाज में जो सम्मानित लोग थे, जो भी मीडिया था, वो उसको बैलेंस करता था। मंडल लागू किया था बीपी सिंह ने, काफ़ी हंगामा हुआ था, आपको पता है, आत्मदाह और इस सब की घटनाएं हुई थी। सौभाग्य से उस समय टेलीविज़न नहीं था, वरना जितना उत्पात हुआ उससे 1000 गुना हुआ होता। जनसत्ता और नवभारत टाइम्स, इन दोनों अखबारों से मैं चूंकि जुड़ा हुआ था, दोनों में लिखता था, दोनों में कांस्टेंट अपील होती थी, फ्रंट पेज अपील होती थी, और केवल इन्हीं अखबारों में नहीं, हर अखबार में, कि आपको विरोध करना है मंडल कमीशन लागू करने का, कीजिए, मेहरबानी करके आत्मदाह मत कीजिए। राजेंद्र माथुर व्यक्तिगत रूप से मंडल सिफारिशें लागू किए जाने के विरोध में थे, लेकिन उन्हीं के सह संपादक सुरेंद्र प्रताप सिंह समर्थन में थे। वो दोनों तरह के लेख छपते थे। माथुर साहब संपादकीय में विरोध करते थे और ऑप एड में सुरेंद्र प्रताप सिंह समर्थन करते थे। दोनों तरह के लेख एक ही पेज पर छपते थे और साथ में अपील छपती थी कि इस तरह की चीज़ें ना करें। आज क्या होता है? आज 15 अगस्त के आसपास नेशनल चैनल ये सवाल उठाता है कि जब विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था तो मुसलमान हिंदुस्तान में रह क्यों रहे? उठाता है या नहीं उठाता है? सारे मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर चले क्यों नहीं गए? परमानेंट अविश्वास, एक्सक्लूजन, गुस्सा, ये नए भारत की पहचान बन गई है। इस हद तक बन गई है कि आप गुड़ खाएंगे, गुलगुलों से परहेज करेंगे, मैच खेलेंगे, हाथ नहीं मिलाएंगे। मैच खेलने क्यों गए थे फिर?
इसलिए भाई, नाम क्या है आपका? अमित। मेरा कहना आपसे ये है कि गांधी, विनोबा, नेहरू, इन सबको अगर आप पढ़ेंगे तो, और अगर क्रिएटिवली पढ़ेंगे, यानी ये मान के पढ़ेंगे कि लिखा गया है सन 47 में या 57 में और आप पढ़ रहे हैं सन 25 में, 2025 में, तो रास्ता निकल आएगा, तो रास्ता मिलेगा। बेसिक बात वही है कि जो आइडिया ऑफ इंडिया हमें आज़ादी के आंदोलन ने विरासत में दिया, उसको प्रिजर्व करना, उसको रिक्लेम करना, उसको री इन्वेंट करना, सबसे बड़ी चुनौती इस समय ये है। कि भारत ने लगभग 1920 से अभी तक एक पैसिफिस्ट, डेमोक्रेटिक, कॉन्सेंसस वाली एक पॉलिटिकल कल्चर का अनुभव किया है, डेमोक्रेसी का अनुभव किया है। उसके बाद जाकर अब जिस आइडियोलॉजी का फैसिनेशन, एक क्रिटिकल मास है, वो मेजॉरिटी अभी भी नहीं है, लेकिन एक क्रिटिकल मास है, सही कहा आपने। तो उसको जो उस आइडियोलॉजी का अट्रैक्शन हुआ है, इतना डेमोक्रेसी के फ़ायदे अनुभव करने के बाद भी वो क्रिटिकल मास ये चाहता है कि वो जो रिपग्नेंट आइडियोलॉजी है उसका राज इस देश पर चले। ये एक रिवर्स प्रोग्रेशन है, ऐसा आपको लगता है क्या? और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ है, मतलब जर्मनी, इटली में, जापान में वगैरह जो हुआ है, बाकी देशों में भी वो उल्टे डायरेक्शन में हुआ है। वहाँ पहले उस तरह का वातावरण था और बाद में डेमोक्रेटिक वातावरण पैदा हुआ। भारत में एग्जैक्टली उल्टा हुआ। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, इसमें हाँ, नहीं, वो माइग्रेशन ही नहीं है उसमें, बल्कि आपको मैं याद दिलाऊं, अभी अभी ट्रंप ने घोषणा की है कि फौजी अभ्यास अब नगरों में होंगे ताकि डेमोक्रेट्स को ठीक किया जा सके। ट्रंप ने कहा है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे वो आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव आजकल चल रहा है ना, तो मुझे कभी कभी लगता है कि मैं अपनी कार पे एक स्टिकर लगा दूँ, आई लव ट्रंप। मतलब वो आदमी इतना फैसिनेटिंग है, वो बेधड़क दो टूक उसे जो कहना होता है कह देता, उसने कोई लीपापोती नहीं, वो इतना बेधड़क आदमी है। एनीवे, आपने जो सवाल पूछा, देखिए इसमें कई चीजें, मैंने एक संकेत किया था कि हमने ये मान लिया कि देश आजाद हो गया तो कम से कम पॉलिटिकल इशू सेटल हो गया। अब हमारे सामने केवल सोशल और इकोनॉमिक इनजस्टिस, इनइक्वालिटी, ये समस्याएं बची हैं। पॉलिटिकल नेचर ऑफ इंडियन नेशन का मामला सेटल हो चुका है, ऐसा मान लिया गया। ऐसा था नहीं, और नेहरू इस बात के प्रति सचेत थे, लेकिन उतने सचेत नहीं थे जितना होना चाहिए था। आपको याद दिलाऊं कि भारत में आजादी के बाद पहला मेजर हिंदू मुस्लिम राइट 1961 में ही हो गया था। आजादी के 15 साल पूरे नहीं हुए थे, वो राइट जबलपुर में हुआ था 1961 में। तो वो जो चीजें सेटल नहीं हुई हैं, फिर जो आपके तमाम तरह के डिस्कंटेंट हैं, उनका उपयोग, उनका दुरुपयोग, और फिर पिछले 10 साल में जो मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका है, यानी जैसा मैंने आपसे कहा, आप स्वयं कल्पना कीजिए कि मंडल कमीशन के दिनों में अगर उस तरह के टीवी चैनल होते जैसे आज हैं, तो देश की क्या हालत हुई होती। आपका इसके बावजूद हो रहा था कि सभी अखबार, उनकी निजी राय जो भी हो अखबारों की, सभी अखबार इस बात पर बल दे रहे थे कि विरोध का ये तरीका ठीक नहीं। तब भी हुआ, सैकड़ों लड़कों ने अपनी और लड़कियों ने जाने दे दी उस चक्कर में। आज की स्थिति में क्या होता? तो ये सब फैक्टर्स हैं, और इसलिए आपने बिल्कुल सही कहा कि मेजॉरिटी सौभाग्य से अभी भी नहीं है, लेकिन दे हैव एक्वायर्ड अ क्रिटिकल मास एंड विच इज डेंजरस इनफ। जय जगत। मैं प्रेम हूँ, मैं वर्धा में शिवाजी भैया के साथ रहता हूँ। तो मेरा ये सवाल है कि विनोबा गांधी तो ठीक है, अभी जो फिलहाल हमारे देश में जो गांधी के विचार पर सत्याग्रह जैसी एक प्रोटेस्ट चला रहे थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो एक दंगा उनके स्पीच से नहीं भड़का हो, फिर भी उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, और ये हमारे लोकतांत्रिक देश में हो रहा है। तो इसमें क्या है जो इसको प्रभावित कर रही, मतलब सपोर्ट कर रही है, और हमारी भूमिका क्या है इसमें? हमारी भूमिका, हाँ, कंसेंसस मीडिया के द्वारा बनाई जा रही है। कल तक सोनम वांगचुक हीरो थे क्योंकि प्रधानमंत्री जी का समर्थन कर रहे थे, आज विलन है क्योंकि वो लद्दाख के लिए ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, और मीडिया उसी तरह प्ले कर रहा है। तो हमारी भूमिका तो स्पष्ट है। सवाल यह है कि उस भूमिका का प्रभाव कितना पड़ेगा, उसको निभाते रहें
प्रभाव पड़े या ना पड़े। इसी किताब में एक प्रसंग है कि एक बार विनोबा ने गांधी से पूछा कि हम कर तो रहे हैं लेकिन इसका असर क्या होगा। तो विनोबा ने लिखा है बड़े मज़ेदार ढंग से कि गांधी जी ने हवा में जीरो बनाया, बोले ये असर होगा, फिर भी हमें करना स्वाभिमानित्व, हम सभी सहभागी यहाँ पर हैं। हमने प्रोफेसर साहब को सुना और उनके बारे में तो क्या कहना। मेरा सबसे ज़्यादा जब मैंने मजबूती का नाम गांधी पढ़ा तब से मैं ज़्यादा पहचानने लग गई आपको। ये जो सत्य, प्रेम और करुणा में मिलावट आ गई है, इस मिलावट को छानने का काम, इस मिलावट को बाहर कैसे किया जाए और जैविक और ऑर्गेनिक जो हम बात करते हैं तो उसमें हमारी अपनी जैविकता कितनी रहती है, ये सोचने की बात है। गांधी विनोबा का परस्पर कहीं नहीं है। काशी में जाने वाला विनोबा जब गांधी का BHU में भाषण सुनते हैं और उस भाषण सुनने के बाद जब अपनी जगह बदल लेते हैं, वो ऋषि पुरुष अंदर का उनका ऋषि पुरुष जब गांधी के साथ मिलता है तो मुझे लगता है कि मेघ से मेघ बात करते हैं और हवा के झोंकों से बात करते हैं। तो दोनों की आपस की तुलना नहीं है, दोनों का साम्य योग है, साधना है और दोनों की अपनी एक ख्याति है, प्रख्याति है। दलगत राजनीति, सत्ता की राजनीति और कूटनीति, इन तीनों में बहुत फ़र्क को हमने आपसे सुना और समझा। और अरस्तु तो कहते हैं मैन इज़ ए सोशल मैन एंड मैन इज़ ए पॉलिटिकल मैन। तो इसमें कोई दो राह नहीं है कि ये पॉलिटिक्स किस हद तक जानी चाहिए, कहाँ जानी चाहिए। चाहे संस्थाओं में आ रही है, चाहे बाहर आ रही है, देश का असर हमारी संस्थाओं में आ रहा है, संस्थाओं का असर हम पे आ रहा है, तो उससे बचने के हम क्या उपाय कर सकते हैं, ये बहुत सोचने की बात है और समझने की बात है। और नीति की बात जब करते हैं तो उस नीति में कितनी साधन और साध्य, शुद्धि की जब बात करते हैं तो ये पूरक नहीं लगता है कि पर्यायवाची हैं, ये पर्यायवाची हैं। अगर हमारे साधन ही शुद्ध नहीं है तो साधक नहीं होगा, साधन साध्य है तो नहीं होगा। तो जो फासिज्म की ओर देश बढ़ रहा है और उसकी बात आपने जो कही और हमारे सभी साथियों ने उस पर प्रश्न उठाए, अंदर से सब हिलो रहे, तो वही खा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? गांधी होते तो क्या करते, वो होते तो क्या करते, हम होते तो क्या, हम हैं कि नहीं। जो संगति और जो संगीति हमने यहाँ पर अभी की, तो उस संगीति में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं और कहाँ ले जाते हैं, ये बहुत सोचने की बात है। और आज शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, गांधी जी का तो है ही, और नवरात्रि का भी है। मुझे लगा कि नवरात्रि में नया कुछ रात्रि की जो बेला है कब कटेगी और नया उजाला कैसे आएगा। तो उसको जब धर्म की अंधभक्ति से जोड़ दिया जाता है, धर्म के कट्टरवाद से जोड़ दिया जाता है, तो कहीं हम भी उस कट्टरवादी के दौर में चले जाते हैं। महावीर ने कपड़े उतारे नहीं थे, महावीर के कपड़े गिर गए थे। उन्हें पता ही नहीं पड़ा था अपनी जब उस मुद्रा में थे या जब अपने उसमें थे। अहिंसा का पाठ गांधी ने श्रीमद् राजचंद्र जी से लिया और सूक्ष्म अहिंसा को समझने का जब उन्होंने काम किया, तो विमति के साथ हमारी जो असहमति, विमति जब हम बात करते हैं, उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा है। विनोबा आध्यात्म और वैज्ञानिक बात करते हैं, अध्यात्म विज्ञान बराबर सर्वोदय की बात करते हैं, और गांधी अनटू द लास्ट से सर्वोदय की ओर जाने की बात करते हैं। जब लुई फिशर ने कहा कि गांधी को बाहर जब देशों में माना जाएगा तब हिंदुस्तान उसको मानेगा, लेकिन अब लगता है कि बाहर तो आयातित चीज़ हमेशा अच्छी लगती है, लेकिन वहाँ जाके प्रणाम करना और यहाँ आकर हर दिन गोली चलाने वाली बात करना और हर दिन देश को गर्त में ले जाने वाली बात करना, उसको उस खतरे से हम कैसे बचें। आज हमने बहुत अच्छी तरह से सुना, समझा। ये कई प्रश्न अपने आप से करने के लिए हैं और प्रश्न हम आपस में मिलकर करने के लिए है, और हम व्यक्तिगत के साथ साथ
हमारी ये प्रार्थना का महत्व भी यही है कि सामूहिक कैसे बने और इसका गुण धर्म कैसे बने। आप सभी पधारे, इस मौसम के मिजाज में भी हम लोग बैठे हैं और आपको सुनने के लिए विशेष करके सभी लोग आए। विजय जी ने यहाँ के मंत्री जी तो हैं ही, लेकिन यही काफ़ी नहीं है। आपका जो सूत्रधार का जो आपका एक अपना नियमन है और आपके अपने साहित्यिक विधाकार साहित्य पढ़ाने का जो अनुक्रम होता है, वही उनके कार्यक्रम में झलकता है। हम जब कार्यक्रम में बैठते हैं तो उनकी पहचान और उनकी झलक और उनके सोचने का तरीका हमें दिखाई देता है। और हम यहाँ सब को कहने की कोई बात नहीं है, सभी लोग जानते हैं गांधी कहाँ हैं। और कई बार लगता है कि कृष्ण ने तो दो परिवारों के बीच में युद्ध के रोकने की या युद्ध करने की बात कही, लेकिन गांधी तो कहाँ से कहाँ पहुँचे। तो सबकी अपनी एक उस समय की परिभाषा होती है, उस समय की गति होती है, चाहे उसको धर्म युद्ध कहें चाहे कौन सा युद्ध कहें। लेकिन अपने आप से अहिंसात्मक तरीके से हम जो हमारे पर आक्रमण भी हो रहा है, लेकिन हमको प्रेमाक्रमण से, जो विनोबा जी का शब्द था, तो उस प्रेमाक्रमण से, हृदय परिवर्तन से लगा कि अभी तो संभव नहीं है, अभी संभव नहीं है, उसके लिए तैयारी नहीं है, उतनी परिपक्वता नहीं है सामने वालों में। तो उस परिपक्वता को हम कैसे समझें, कैसे लाएं और दलगत राजनीति का हिस्सा बने नहीं बने, लेकिन जागरूक व्यक्ति तो जरूर बने, जिंदा शहीद जरूर बने। धन्यवाद बहुत।